नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। देश भर के किसानों को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से भी किया संवाद। उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं नई किस्में। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से किया इनकार। बुच और उनके पति पर अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड में हिस्से का लगाया गया था आरोप। अडानी ग्रुप ने भी इन आरोपों को सिरे से किया खारिज। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया देश में आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन। अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत कई देशों में प्रदर्शन। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन जारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा आरक्षण का श्रेय नेहरू जी और गांधी जी के बजाय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जैश के आतंकियों का समूह फंसा। अनंतनाग में 2 जवानों के शहीद होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का स्टेड दी फ्रांस में रंगारंग आयोजन के साथ आज होगा समापन। भारत ने 6 पदक जीतकर की अपने अभियान की समाप्ति। समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। ये थी समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम ने इनके बीज जारी किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। इन नई फसल किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नए किस्में बेहद फायदेमंद होंगी, क्योंकि ये उनके खर्च को कम करने में मदद करेंगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज के महत्व पर चर्चा की और रेखांकित किया कि लोग कैसे पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी बात की। पीएम ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कैसे जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग और मांग बढ़ रही है। पीएम से संवाद के दौरान किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। किसानों ने जागरूकता पैदा करने में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। पीएम ने जो फसलें जारी की वो उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त हैं। पीएम ने जो बीज जारी किए उनमें खेती की फसलों से जुड़े मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना और कपास आदि, जबकि बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की किस्में शामिल हैं। और दिल्ली के पूसा में पीएम मोदी ने फसलों की ऐसी 109 किस्मों को लॉन्च किया। बदलते मौसम की मार से किसानों को बचाकर उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, इसके लिए मोदी सरकार का जोर क्लाइमेट रिसिलिएंट फसलों पर है। तो इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये खास बातचीत की। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना बड़ा लैंडमार्क रहेगा, खास तौर से अगर हम एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो? मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वो किसानों के बीच खेत में आए। अक्सर कई बार कार्यक्रम करते हैं तो बड़े हाल में या पंडाल लगा के कर लेते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम विज्ञान से सीधे लैब से कैसे लैंड तक लाभ पहुंचे किसान तक, उसका एक उत्तम उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है।
यहां हमारे किसान भाई बहन इकट्ठा थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, प्रधानमंत्री जी थे और आपस में चर्चा हुई किसानों की प्रधानमंत्री जी से। वैज्ञानिकों की चर्चा हुई, फिर किसानों की वैज्ञानिकों की और किसानों की प्रधानमंत्री जी की बातचीत हुई। ये प्रधानमंत्री जी ने समय देकर जो सवाल थे किसानों के मन में और जो शोध किया था वैज्ञानिकों ने, उसको सीधे किसानों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री जी ने हमको एक लक्ष्य दिया था कि क्लाइमेट चेंज के कारण अलग अलग फसलों की नई प्रजातियों की जरूरत है, चाहे वो अनाजों की हो, श्रीअन्न हो, गेहूं हो, धान हो, दालें हो, चाहे वो गन्ना जैसी फसल हो और चाहे वो बागवानी की फसलें हो, मसाले हो। प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि 100 दिन के अंदर ऐसी वैरायटी अलग अलग हम डेवलप करें जो जलवायु के अनुकूल हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो और जो पोषण से भरपूर हो और जिनको पैदा करके किसानों की आमदनी बढ़े। प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आमदनी बढ़ाना, सुखी और समृद्ध किसान, यह उनका संकल्प है और इसको पूरा करने के लिए वे प्रतिबद्ध है। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कृषि मंत्री के रूप में कि हमारे कृषि अनुसंधान परिषद ने 65 अलग अलग फसलों की 109 प्रजातियां, उनके नए बीज तैयार किए जिनको प्रधानमंत्री जी ने आज रिलीज किया। इन बीजों का लाभ हमारे किसानों को मिलेगा और खुशी इस बात की है कि किसान जिसको फसल पैदा करना है और वैज्ञानिक जिसने रिसर्च किया है और प्रधानमंत्री जी, आज इन तीनों का यहां संवाद हुआ। तो आपने सुना कृषि मंत्री को भारत को फूड बास्केट बनाना है, किसानों की आय बढ़ानी है और मेरी और आपकी तरह जो लोग इसको सुन रहे हैं उनको अच्छा पोषण मिले, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं विशाल बैरिस्टू, डीडी न्यूज, पूसा। और अब दूसरी बड़ी खबर, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएन हेडक्वार्टर से लेकर फिनलैंड समेत कई देशों में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। चटगांव में तख्तापलट के बाद अपने खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने विशाल रैली निकाली। हिंदुओं ने देश के नागरिकों के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आईं। चटगांव के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी लोगों ने विरोध मार्च निकाला। शहर में लोगों ने सड़क पर उतरकर नाराजगी जताई। और वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आक्रोशित लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री से अपनी गुहार लगाई। ये ज्ञापन पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को सौंपा गया है। अपेक्षा है कि कार्यवाही होगी। ये पत्र नहीं है, ये आक्रोश पत्र है। उसके पत्र पर लिखा हुआ है आक्रोश पत्र। तो मेरा निवेदन है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बड़ा संघर्ष देखा है, बहुत संघर्षों के सामने वो रहे हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। अपेक्षा है कि वो इस पर कार्यवाही करेंगे और पूरी दुनिया को एक संदेश देंगे कि भारत की एक धमक से दुनिया हिल जाती है। ये मैसेज उनको कन्वे करना पड़ेगा।
और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो उत्पात हो रहा है उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद पैट फॉलन ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और इसकी निंदा की। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर उनसे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने में बांग्लादेशी सरकार की सहायता करने का आग्रह किया। कृष्णमूर्ति ने ब्लिंकन से अनुरोध किया कि वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात करें और हिंसा को समाप्त करें तथा अपराधियों को न्याय के दायरे में लाएं। और अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन में जारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ ब्रिटेन में भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। हिंदुओं के उत्पीड़न पर वैश्विक मीडिया द्वारा ध्यान न देने पर हिंदू, यहूदी और ईसाइयों ने लंदन में BBC मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। और वही बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कनाडा के हिंदू टोरंटो में एक साथ नजर आए। फिनलैंड में हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार की पतन के पीछे अमेरिका का हाथ बताया है। शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा, जो उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाता। उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों से कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। एक अंग्रेजी दैनिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भिजवाए हुए एक संदेश में हसीना ने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे शवों का जुलूस नहीं देखना पड़े। उन्होंने कहा कि वो सत्ता में बनी रह सकती थी अगर सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका के सामने समर्पित कर दी होती और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। उन्होंने कहा कि हिंसा का समाचार पाकर मेरा दिल रो रहा है कि मेरी पार्टी आवामी लीग के कई नेता मारे गए, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। मैं जल्द वापस लौटूंगी। रोकते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी कि ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई हिचक नहीं होगी और उन दस्तावेजों की जांच भी की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया। माधवी बुच की सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी समूह ने भी अपना आधिकारिक बयान जारी कर उसे नकार दिया है। अपने आधिकारिक बयान में अडानी समूह ने कहा है, हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नवीनतम आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और जोड़ तोड़ वाला चयन है, जो तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत मुनाफा कमाने के लिए पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए है। हम अडानी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। बदनाम करने के मकसद से बार बार लगाए जा रहे भ्रामक आरोप हैं, जिनकी गहन जांच की जा चुकी है, जो निराधार साबित हुए हैं और जिन्हें जनवरी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है। यह दोहराया जाता है कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रकट किए जाते हैं। इसके अलावा अनिल आहूजा अडानी पावर 2007-2008 में
3i निवेश कोष के नामित निदेशक थे और बाद में 2017 तक अडानी एंटरप्राइजेज के निदेशक थे। हमारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किए गए इस प्रयास में उल्लिखित व्यक्तियों या मामलों के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। हम पारदर्शिता और सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। भारतीय प्रतिभूति कानूनों के कई उल्लंघनों के लिए जांच के घेरे में आए एक बदनाम शॉर्ट सेलर के लिए हिंडनबर्ग के आरोप भारतीय कानूनों के प्रति पूर्ण अवमानना रखने वाली एक हताश संस्था द्वारा फेंके गए भ्रामक बयानों से अधिक कुछ नहीं हैं। और हिंडनबर्ग समूह पर अपने फायदे के लिए दूसरे समूहों पर दुर्भावनापूर्ण बयान देने और तथ्यों की अवहेलना करने के आरोप लग रहे हैं। अडानी समूह ने भी आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया है। ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी विश्वसनीयता पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन कारणों पर जिनके चलते हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता खतरे में पड़ती हुई दिख रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग खुद ही भारतीय जांच एजेंसियों के घेरे में है और सेबी ने उनको नोटिस थमाया भी है। ऐसे में जांच के दायरे में आने के बाद सेबी पर हमला करना शक तो पैदा करता है। अडानी मामले में शॉर्ट सेलिंग के जरिए हिंडनबर्ग ने 183 करोड़ का मुनाफा कमाया। शॉर्ट सेलिंग के लिए हिंडनबर्ग समूह ने किंगडम कैपिटल नाम की कंपनी से करार किया। इस कंपनी के सीईओ की पत्नी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। ऐसी खबरें हिंडनबर्ग की मंशा पर कई सवाल खड़े करती हैं। इतना ही नहीं, फोर्स मैगजीन की माने तो हिंडनबर्ग समूह अमेरिकी न्याय विभाग के रडार पर भी है। दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची थी। इस मामले को और ज्यादा आसानी से समझने के लिए आपको बताते हैं कि यह कंपनी क्या काम करती है और कैसे करती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान का काम करती है। कंपनी का दावा है कि सूत्रों की मदद से यह धोखाधड़ी सामने लाती है। लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसा करने से हिंडनबर्ग को क्या फायदा होता है। रिपोर्ट्स की माने तो हिंडनबर्ग उन शेयरों को ब्रोकरेज से उधार लेती है जिनकी कीमतें भविष्य में गिरने वाली हैं। जब शेयरों की कीमत गिर जाती है तो ये गिरी हुई कीमत पर शेयर खरीदकर ब्रोकर को वापस लौटा देता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसे एक जुए की तरह माना जाता है जिसमें अंदाजा सही होने पर बहुत फायदा होता है, लेकिन अंदाजा गलत होने पर ज्यादा नुकसान नहीं होता। आरोप है कि हिंडनबर्ग भी ऐसे ही मुनाफा कमाती है। और हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने देश में सियासी हलचल जरूर बढ़ा दी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है तो एक विदेशी रिपोर्ट जारी हो जाती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में आई थी। कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष के विदेश से ऐसे संबंध हैं कि वो भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है
कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या और बलात्कार का मामला सामने आने के बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने राज्य में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। हम लोग जब असुस्थ होगा तब चिकित्सा करने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाए। সেই ডাক্তারই যদি আজ রেপ होता है, डॉक्टर का संग यदि रेप होता है तब भावना साधारण मानुष कब जाएंगे, कोথায় जाएंगे। সেই ক্ষেত্রে हम लोग चाहते हो जो दोषी उसको दृष्टांतमूलक सजा हो। हम लोग जस्टिस चाहिए। हम लोगों का राज्य में जो घटना घट रही है वो टाका के विनिमय रेप जस्टिस सब कुछ बेच दिया। इसलिए हम लोगों का जो दाबी है वो जस्टिस मिलना चाहिए। जो चिकित्सक है उसका जस्टिस मिलना चाहिए। कोई पॉलिटिकल रॉन्ग नहीं है यहाँ पे। हम लोग जस्टिस मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग आई है। और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोर्डा ने कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक चिट्ठी जारी कर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 12 अगस्त को अस्पतालों में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की है। तो अस्पताल में जो महिला डॉक्टर की हत्या का मामला है उसमें व्यापक समर्थन डॉक्टरों की तरफ से मिल रहा है, रेजिडेंट डॉक्टरों की तरफ से, और इसी को लेकर के ये समर्थन का ऐलान संगठन के द्वारा किया गया है। और पश्चिम बंगाल के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म कर नृशंस हत्या के बाद प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांतो मजुमदार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखा और तत्काल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी से पश्चिम बंगाल मामले में नेशनल की एक टीम भेजने का अनुरोध करता हूं। साथ ही सख्ती से सुरक्षा प्रोटोकॉल जिसमें अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाना शामिल है, इस पर ध्यान दिया जाए। चिकित्सा और संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत संस्थाओं के पहुंच पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस घटना से मेडिकल समुदाय काफी सदमे में है। मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय परामर्श सेवाएं प्रदान करने और एक योजना बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगा और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की स्थापना की जाए। डॉक्टरों को ऑन कॉल ड्यूटी के दौरान आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान दिया जाए। राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इसके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। बीएसपी यूपी में होने वाले सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। उन्होंने इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। अगली खबर अपनी मालदीव यात्रा को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैं मालदीव वापस आकर बहुत खुश हूं और मैं विदेश मंत्री महोदय को गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। नवंबर 2023 में राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू की सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से ये मेरी मालदीव की पहली यात्रा है। ये यात्रा हमारे देशों ने मिलकर जो हासिल किया है उसका जायजा लेने और आने वाले वर्षों के लिए एक आकांक्षात्मक खाका तैयार करने का अवसर है, जिसके बारे में हमें विश्वास है कि ये वास्तव में एक बहुआयामी साझेदारी होगी। मालदीव हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति की आधारशिलाओं में से एक है। ये हमारे विजन सागर में से एक है। साथ ही ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी हिस्सा है। मालदीव में बैठक के दौरान हमने विकास साझेदारी, रक्षा और समुद्री निगम, क्षमता निर्माण, आर्थिक और व्यापार संबंधों और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। 28 द्वीपों में जल और सीवरेज परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही माले में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। Maldives for us
is a key partner in the Indian Ocean region. It is very much at the heart of our neighborhood first policy. Our development cooperation is aimed at touching all facets of people's lives here and to find ways of bringing tangible benefits to their lives. And it is really, in many ways, I think, a statement in itself that we are today among the largest trading partners of Maldives. और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। तो देश भर में हर घर तिरंगा अभियान से 3 रंगों की रौनक छाई हुई है। ऐसे में हमारे सुरक्षा बल भी देशभक्ति की इस भावना का संचार करने में लगे हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने भी इस पहल को बढ़ावा देते हुए लक्षद्वीप में आईसीजी जिला मुख्यालय के समन्वय से एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीप के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। बाइक रैली में युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही और सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेत से बनी 8 फीट ऊंची हर घर तिरंगा थीम पर आधारित कलाकृति बनाई। तो हर घर तिरंगा अभियान का जो रंग है वो दिखाई पड़ने लगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।